शायद ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन कार्यालय का जो गेट नंबर 2 है लगभग वीराना सा ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ढोल नगाड़े बजाने वालों को लाया गया था और इससे काफ़ी कुछ हद तक आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या माहौल है यहाँ पर और क्यों माहौल है यहाँ पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और दावा किया था प्रधानमंत्री ने कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करने जा रही है। लेकिन आज सुबह से जो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं, यानी कि करीब 5.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। कई जगह तस्वीर साफ हो चुकी है और उसमें स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी 370 छोड़ दीजिए, अकेले दम पर 270 या जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 भी हासिल नहीं करने जा रही है। स्थिति ये है कि पिछले 2 बार यानी 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें हासिल की थी और साल 2019 में 303 सीटें हासिल की थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक थे उन्हें उम्मीद थी कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। यानी स्पष्ट है कि एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र यानी केंद्र सरकार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। एनडीए के पार्टनर्स के बिना भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगी। हमारे साथ कैपिटल हेडलाइंस के संपादक महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। और मैं आपसे समझना चाहूँगा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी की टैली क्या है, दोपहर के 1:30 बजे की टैली। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से देखा जाए तो 36 बीजेपी को है और 99 कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी 37 और जो उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है टीएमसी है 31। जहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि रिकवरी करेंगे बंगाल को, बंगाल में रिकवरी तो छोड़िए, जो उनकी 18 से पिछली बार वो 10 के आसपास निपट रही है और तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 21 तक पहुँच गई है। तो ये एक बड़ा चेंज है। किसी जो 250 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर पा रही, उसकी एक बड़ी वजह ये कि जहाँ उनको उम्मीद थी कि बंगाल में बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ पर वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि अपनी सीटें उन्होंने गंवा दी। दूसरा उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत अनुमान थे, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि राम मंदिर का मुद्दा है इस बार, सारी चीज़ें हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन भी बड़ा अच्छा बुके तैयार किया था, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो लेकर आए थे जयंत चौधरी को। भारतीय जनता पार्टी दो चुनावों से और 2 विधानसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी। बसपा अलग चुनाव लड़ रही थी, इसके अलावा पल्लवी पटेल भी अलग चुनाव लड़ रही थी। अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ था, ओम प्रकाश राजभर भी साथ थे, यानी सामाजिक समीकरण भी था। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जीते जा रहे हैं तो आप क्या और कहाँ कमी देखते हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, वो मुद्दा काम कर गया और बीजेपी ने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन आरएलडी के साथ जो समझौता किया, आरएलडी का जो बेस था जो बन रहा था, मुसलमान मतदाता उनके साथ बहुत ज़्यादा संख्या में था जब वो अपोजिशन के साथ थे। यानी जब वो इंडिया गठबंधन थे तो उनका जाट मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन था। जब आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई तो पूरा मुसलमान से छिटक गया और आरएलडी के जाने का बीजेपी को कोई लाभ मिलता हुआ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि आरएलडी भी एक सीट पर आगे चल रही, 2 सीटें बीजेपी से एक सीट पर ही आगे चल रही है। कुल मिला के बीजेपी को बीजेपी को अपना बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो आपको समाजवादी पार्टी से भी छोटी पार्टी के तौर पर 30-32 सीटों के आसपास सिमट रही है। यानी कि जो उसके पास 2019 में था 62 सीटों का आंकड़ा, उससे आधी हो गई है। और ये नारा भी था इंडिया गठबंधन को हाफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो हाफ तो कर दिया होगा। अब रही बात कि अगर यही इंडिया गठबंधन आरएलडी उनके साथ होती, पल्लवी पटेल उनके साथ होती या और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ होते, निषाद पार्टी उनके साथ होती, तो ये सफाया हो। इस तरीके का जो ट्रेंड आ रहा है अभी, इससे ये साफ जाहिर है कि गुस्सा कांग्रेस और बुना नहीं पाई उतना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बुनाई, लेकिन जितना बुनाना था वो बुना नहीं पाई। यानी आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे भी बड़ी जीत हो सकती थी। महेंद्र जी, मैं राज्यवार आकलन पर दोबारा लौटूंगा, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। एग्जिट पोल
एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत हो गए। चुनाव आयोग के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे, तो चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी और ईवीएम के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी स्थापित हुई है। इन 3 मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? दरअसल ईवीएम की क्रेडिबिलिटी का शुरुआत में सबसे पहले ही आज सुबह भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ईवीएम के नंबर बदल दिए गए हैं। बहुत सारे उन्होंने एक लिस्ट जारी की ट्वीट पे और उन्होंने शिकायत की। इस तरीके की शिकायतें कई जगहों से आई। ये नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा है, और उसकी जाँच होगी, पता नहीं क्या है। लेकिन कमोबेश ये देखा जाए कि विपक्ष अब कम से कम ईवीएम के मुद्दे को मुद्दा नहीं बना रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि नहीं, अगर हम मुद्दा बनाएंगे तो हमारी ये जो चीज़ दिख रही है, वो जो टैली है, जो ठीक ठाक टैली दिख रही है, वो शायद फिर उस पर भी सवाल लोग करेंगे। तो एक तो ये मुद्दा आप जो कह रहे हैं। दूसरा ये कि विपक्ष के पास, मतलब इस बार के चुनाव में मुद्दे को उन्होंने घेरने की कोशिश की, और जिस तरीके से मोदी जी को हर चरण, पहले चरण के बाद हर चरण में उन्हें अपना ट्रैक चेंज करना पड़ा, हर बार एक नया नैरेटिव लाना पड़ा, और जो इंडिया गठबंधन था वो बार बार संविधान, आरक्षण, महंगाई, नौकरियों पे इन मुद्दों पर ला रहा था। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जो एग्जिट पोल थे, हाँ, एग्जिट पोल धराशायी हुए। रात में आज हमने देखा कि शेयर बाजार भी जब खुला वो भी धराशायी हो गया। यानी सेंटिमेंट जो था एक स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का, वो सेंटिमेंट नजर नहीं आया। एग्जिट पोल कई बार ऐसा हुआ है। 2004 में हुआ था जब इंडिया शाइनिंग की बात चल रही थी और अटल जी की सरकार को रिपीट करना, तो सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे 2009 में भी ऐसा नहीं हुआ। एग्जिट पोल साइंटिफिक मैकेनिज्म है, लेकिन साइंटिफिक मैकेनिज्म तभी कारगर हो सकती है जब आप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चनायर हो आपका, लेकिन एग्जिट पोल में लेंदी क्वेश्चनायर नहीं होता। तो जैसे हम आपको याद होगा, हम लोग जब एक जगह वसंतकुंज में थे, उदाहरण बड़ा सटीक है, एक फ्रूट वेंडर था और उससे हम लोगों ने बात की, तो उसने कहा कि मोदी चल रहे हैं। जब हम लोगों ने थोड़ा सा और जानकारी चाहिए उसने कहा मैंने आम आदमी पार्टी को। यानी कि एग्जिट पोल में जो जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो अपनी सही ओपिनियन नहीं दे रहा है, इसलिए एग्जिट पोल आपको लगता है कि गलत हो रहा है। महेंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, कुछ प्रमुख राज्यों, उत्तर प्रदेश का हाल आपने बताया, बिहार का जरा देखकर बताइए कि बिहार के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार में भी बड़ी मेहनत की तेजस्वी यादव ने, और एक अलायंस जो सामने खड़ा हुआ उसने मजबूती दिखाई, और जिस तरह से माना जा रहा था कि कमजोर कड़ी है नीतीश कुमार, नतीजे क्या बता रहे हैं बिहार में? नतीजे ये बता रहे हैं कि बिहार के किंग नीतीश कुमार हैं। जिधर नीतीश कुमार होते हैं उधर कमलपति होता है। ये फिर साबित कर दिया। 15 सीटों पे लड़ रहे हैं और 15 नीतीश कुमार। बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, एलजेपी 5 सीटों पे है। एलजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जितनी सीटों पर लड़ रही उतनी सीटें वो जीत रही। आरजेडी, तेजस्वी के लिए बुरा लग रहा है, तेजस्वी ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो 3 सीटें निकाल पा रहे हैं। CPI-ML उम्मीद थी वो 2 सीटें निकाल रही है, और कांग्रेस 1 सीट। कांग्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। आरजेडी भी बहुत अच्छा नहीं हुई, क्योंकि आरजेडी को कम से कम 10 सीटों के ऊपर 10 सीटों को 3 सीटों की आ रही, और इसमें हो सकता है अभी आप नहीं देखिए, हो सकता है कि वो उनके अपने परिवार की जो 2 सीटियाँ लड़ रही वही सीटें हो सकता है उनके आगे हो। इसके अलावा यानी बिहार में वो जादू नहीं चला, और कांग्रेस का तो बिल्कुल जादू नहीं चला। उससे साफ है कि जादू जो है वो कांग्रेस का उतना नहीं है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का। और जो बहुत से लोग कह रहे थे कि जनता चुनाव लड़ रही है। एक और बड़ा राज्य है जिसका हम लोगों ने जिक्र किया, हम लोग मैदान पर भी गए, महाराष्ट्र की स्थिति में बड़ी तब्दीली थी, और वहाँ से जो जमीनी रिपोर्ट आ रही थी महाराष्ट्र में, वहाँ पर बीजेपी के लिए सब कुछ बहुत रोशी पिक्चर नहीं थी। 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। वहाँ पर आप क्या तस्वीर अभी उभरती हुई देख रहे हैं, क्योंकि इस समय लगभग 1:45 बज रहे हैं और काफ़ी मतगणना हो चुकी है। क्या तस्वीर सामने आ रही है 48 सीटों वाले महाराष्ट्र?
सीटों पे। इसके अलावा जो शिवसेना उद्धव गुट है वो 11 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। एनसीपी 6 सीटों पे। एनसीपी को थोड़ा सा माना जा रहा था कि शायद कम पर रहेगी, लेकिन ठीक प्रदर्शन है ये उसका। एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी है, ये शरद पवार वाली एनसीपी ये नहीं शरद पवार वाली एनसीपी एसपी अच्छा। शरद चंद्र पवार। एनसीपी बड़ा अच्छा कर रही है वो। और शिवसेना जो शिंदे गुट की है वो 5 सीटें, और एनसीपी जो अजीत पवार वाली थी वो 1 सीट। यानी एनसीपी इसका बिल्कुल अजीत पवार की पार्टी बिल्कुल साफ हो गई है वहाँ पर। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट 1 सीट पर आगे है। तो 6 सीटें एनसीपी जो शरद पवार गुट है और उद्धव ठाकरे गुट 11 सीटें, कांग्रेस 11 सीटें। ये अच्छा प्रदर्शन है। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो किया था 2019 में, वो प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई है। और ये हम लोग महाराष्ट्र से तो आम जनता से जब हम लोगों ने बात की तो बहुत नाराजगी थी कि इन्होंने पार्टी तोड़ी क्यों। और वो जो पार्टी तोड़ने वाली बात थी उसमें वाकई में वो सेंटीमेंट थे, इमोशनल जनता है वहाँ की, और उनको ये मानना था कि शिवसेना को नहीं तोड़ना चाहिए। तो दो बड़े राज्य का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को झटका लगा है। पश्चिम बंगाल जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसकी भी तस्वीर जरा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, कोविड के बीच में विधानसभा चुनाव हुआ था, माँ माटी मानुष के मुद्दे पर ममता बनर्जी चुनाव मैदान में थी और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त जीत का दावा किया था, पूरा जोर लगाया था। लगभग वही माहौल था जो इस बार इस चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ केवल 77 सीट जीत पाई। 200 से ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस ने सीटें हासिल की थी उस समय। और आज क्या तस्वीर उभर के आई है पश्चिम बंगाल? अभी जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट कह रही है उसमें टीएमसी जो है 30 सीटों पर आगे है, बहुत ज़बरदस्त लीड किए हुए है। इसके अलावा बीजेपी 11 सीटों पर सिमट रही है, जो कि 18 सीटें थी इसकी, यानी कि 7 सीटों का नुकसान है। कांग्रेस 1 सीट पे ये हो सकता है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वही आगे निकल रहे हैं, वहाँ लीड लिए हुए थे वो। तो 30 सीटों पे ममता बनर्जी, निश्चित तौर पर वहाँ पर संदेश खाली का और तमाम मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा बिल्कुल जब वो पता चला कि इसमें फर्जीवाड़ा है तो वो एकदम बदल गया। दूसरा एक और सेंटीमेंट शो में देख रहा हूँ, जो कि इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी है और बंगाल की जनता निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के जो समर्थक है, निश्चित तौर पर मान के चल रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारी नेता अच्छी दावेदार होंगी, बड़ी दावेदार होंगी, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता के अगर तभी दावेदारी प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी थी। भयंकरी एक हवा हमने राजस्थान में भी महसूस की जी। राजस्थान में एग्जिट पोल ने भी कुछ एग्जिट पोल ने संकेत दिया था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है। और क्या है वहाँ की तस्वीर, क्योंकि विधानसभा चुनाव हाल में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीता, लेकिन वहाँ अच्छा चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने और अशोक गहलोत ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी थी। अभी राजस्थान की क्या तस्वीर उभर के आ रही है, वो जरा आप हमारे दर्शकों को भी बताइए और उसका क्या कारण है, क्योंकि दर्शक टीवी पे देख ही चुके होंगे राजस्थान का ताज़ा हाल क्या है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या हाल है। हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा बता रहे हैं, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट जो पल अपडेट कर रहे हैं वो हम लोग अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी 14 सीटों पर है, 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही। पिछली बार 24 सीटें जीती थी, एक उनके सहयोगी यानी एनडीए के पास 25 के 25 सीट। इस बार नुकसान है, बीजेपी 14 सीटों पे, कांग्रेस 8 सीटों पर और सीपीआईएम 1 सीट पे और आरएलडीपी 1 सीट पर है। इसके अलावा एक और है भारत टीवी एसआईटी, ये एक सीटें, यानी कि अन्य के खाते में 3 सीटें हैं, 8 सीटें कांग्रेस के और बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। तो 14 सीटों का मतलब है कि बड़े भारी नुकसान, यानी 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। तो जो बीजेपी को उम्मीद थी कि हम राजस्थान में क्योंकि अभी सरकार बनी है, राजस्थान में नंबर फिर दोहरा लेंगे, वो नहीं हो पा रहा, वो जादू। अग्निवीर का जिसकी आप बात कर रहे थे, उसका भी एक बड़ा असर राजस्थान में नजर आ रहा था। तो ये वो राज्य है, बड़े राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर इस समय हम खड़े हैं। 1:30 बजे से हमने बातचीत शुरू की है, 1:45 के लगभग टाइम हो रहा है। एक सन्नाटा सा यहाँ पर पसरा हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ कैपिटल हेडलाइंस के संपादक हैं, हम राज्य भारतीय जनता पार्टी जिसने 370 पार का नारा दिया था, मैं कहूँगा कि दूसरी तरफ यहाँ का नजारा इंडिया का यहाँ पर सुबह से बड़ा जमघट रहा है, लेकिन अब धीमे धीमे सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन जो स्थिति नहीं आ रही है। और अमूमन नरेंद्र मोदी जी का चेहरा यहाँ जो एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें ढका हुआ नजर आ रहा है, झंडा फहराते हुए नजर आ रहा है। और बीते कई सालों से ये एक धारणा से बनाई गई है इसमें कई बार उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इस तरह की धारणा बना दी गई है मीडिया का एक वर्ग और सोशल मीडिया पर खासतौर पर इस तरह की बड़ी चर्चा की जाती है। महेंद्र सिंह जी, आखिर में मैं दोबारा अपने दर्शकों से बात करेंगे, कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने से भी निकलने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, वो पीछे से भी जा सकते हैं। लेकिन ये सिविक सेंस है, इसके बारे में क्या कहा जाए। महेंद्र जी, मैं दिल्ली की बात करना चाहूँगा। अगले चरण में हम आगे की बात करेंगे, वहाँ और बाकी विस्तार से बात करेंगे। के अलावा एक बड़ा आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अग्निवीर का मुद्दा, और मैं ये कहना चाहूँगा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में सेना में लोग जाते हैं, ये अग्निवीर का मुद्दा निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा रहा होगा। इसके पीछे अगर इसकी स्टडी की जाएगी, हरियाणा में बीजेपी हार रही है, राजस्थान में बीजेपी हारी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है। ये जीत नहीं कही जाएगी, हारी है, यहाँ पे सीटें कम हुई हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अग्निवीर का मुद्दा भी हो सकता है इसके पीछे कारण रहा हो। अब बात आती है दिल्ली, जो आप कह रहे थे, दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, लीड कर रही है, और निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर उनके लिए खुशखबरी है और 7 सीटों पर या ना आम आदमी पार्टी का कुछ चला, ना कांग्रेस का। केजरीवाल का झाड़ू भी नहीं चला, जादू भी नहीं चला, कुल मिला के मामला बेमेल, इसको ये कहा जाएगा कि बेमेल बहुत दूर नहीं है यहाँ से आम आदमी पार्टी का दफ्तर। उस दफ्तर का भी हम नज़ारा दिखाएंगे अपने देखने वालों को, और हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने राजेश जोशी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, BBC रेडियो के संपादक रहे थे, उनसे हमने बातचीत की थी। बीजेपी ऑफिस का हम आपको सीन दिखा रहे हैं, दूर आप ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन माहौल में उत्साह नहीं है। जो चुनाव आयोग की रिजल्ट रैली है उसमें कोई उत्साह नहीं है। मैं चलते चलते इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को जो ताज़ा आंकड़े हैं अभी तक के जो ताज़ा रुझान पूरे देश के हैं, वहाँ क्या स्थिति है, क्या हाल है, ये एक बार जरा आप बताएं। 239 यानी 239 543 एक सीट तो बीजेपी पहले जीत गई थी, सूरत की। हाँ, तो 543 में 239 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 99। ये 99 के घेर में कांग्रेस 3 घंटे से फंसी हुई है, और ये लग रहा है कि सेंचुरी पूरी होगी या नहीं होगी। नर्वस 19 का शिकार तो नहीं होगी। और 35 समाजवादी पार्टी, गजब का इसने प्रदर्शन किया है। 35 सीट समाजवादी पार्टी, 5 से 35 यानी 7 गुना सीटें हो गई। बिल्कुल। और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, TMC ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 31। इसके अलावा DMK 21, तेलुगु देशम पार्टी 16। तेलुगु देशम पार्टी के लिए डबल खुशी है। तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उसने पूरा YSRCP को एकदम पलट दिया, रौन दिया है, सफाया कर दिया है, और केंद्र में भी सत्ता में भागीदार बनेगी, वो चाहे इधर बने या उधर बने, जिसकी भी सत्ता आएगी भागीदार बनेगी, और अच्छे वो कैबिनेट मिनिस्टर भी ले जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत टफ बार्गेनर है, वो निश्चित तौर पर बार्गेन करेंगे अगर मोदी सरकार। और माहौल को भी हवा को भापते हैं, जैसे किसी ज़माने में रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था। बिल्कुल, एक बार पहले चले गए थे वो एनडीए छोड़कर, दोबारा एनडीए में लौटे हैं। तो अभी की जो हम आपको तस्वीर बता रहे हैं 543 सीटों की, वो तस्वीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 239 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो 272 है, अकेले दम पर उससे दूर है। कांग्रेस 99 के फेर में पड़ी हुई है, पिछली बार 52 सीटें जीती थी, तो इस बार 99 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी पूरे भारत में तीसरे नंबर पर उभर के आई है, बहुत बड़ा गेन किया है। पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार 35 सीटों पर बढ़ाई हुई है। और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी टैली को बेटर किया है, पिछली बार 22 सीटें जीती थी 2019 में, इस बार 30 सीटों तक पहुंच गई है। आगे के अपडेट और विश्लेषण के साथ हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तब तक मुझे और महेंद्र सिंह जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।